पहले तो समझना ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन क्यों मांगी जाती है। एक्टिंग ना इज़ अबाउट योर फिजिकल एंड्योरेंस एंड योर मेंटल कैपेबिलिटी। यू आर CD कास्टिंग डायरेक्टर, आपको बहुत मैसेज आ रहे हैं, सबको रिप्लाई कर पाते हैं आप? मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, मैं किनको रिप्लाई नहीं करता। क्या ये सही टाइम है एक्टर के लिए मुंबई आने? टुडे इज़ द मोस्ट मैजिकल टाइम फॉर एन एक्टर टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। बट सर फिर ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिर अनऑर्गेनाइज नहीं हो गया कि पूरा इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट आप भी। इज इट फेयर सर? आई वांट टू नो कि ये इंट्रोडक्शन में 10 सेकंड से हाउ यू कैन जज कि ये बंदा काम का एक्टर है या नहीं है। आई हैव ऑडिशनड रणवीर सिंह। Hi everyone, welcome to this Journey to Clarity podcast. Before I start my podcast, I want to introduce myself. मेरा नाम दिनेश है और मैंने अपनी करियर की शुरुआत की फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में सेल्स जॉब के साथ। सेल्स जॉब करते करते मैं हमेशा से इंट्रीग्ड और क्यूरियस था कि फिल्म्स बनती कैसे हैं। मैंने अपनी जॉब के साथ कुछ वर्कशॉप्स की एंड आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज एबल टू क्रैक फ्यू एक्टिंग गिग्स इन फ्यू टेलीविजन शोज, वेब सीरीज एंड फ्यू एड फिल्म्स here and there. Moving on to my journey, I have done stand-up, writing, casting, filmmaking and entrepreneurship as well. I am seeking more clarity in this journey. और मैं इस जर्नी में अकेला नहीं हूँ। Me and my friends are on a journey to meet 1000 artists, and the best part, we are inviting you all to be the part of this journey which we called Journey to Clarity. हम हर एक आर्टिस्ट से मिलेंगे, उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे और पॉडकास्ट फॉर्म में यूट्यूब पे आप सबके लिए डालेंगे। आज का पॉडकास्ट है पराग चड्ढा के साथ। पराग चड्ढा एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की 15 साल पहले एज एन कास्टिंग इंटर्न एट यशराज फिल्म्स। लेटर ऑन ही फाउंड हिज ओन कंपनी कॉल्ड ब्राइब विथ टैलेंट कास्टिंग। अगर आप एक्टर हैं और आराम नगर के आसपास मंडराते हैं तो आपने ज़रूर इनका ऑफिस देखा होगा। पराग चड्ढा एक एक्टर भी हैं। इनकी सीरीज़ काला पानी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। इनकी रीसेंट सीरीज़ अदृश्यम सोनी लिव पे ट्रेंड कर रही है। इस पॉडकास्ट में पराग ने हमें बताया कास्टिंग के इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस और क्या मिस्टेक एक एक्टर करता है जब वो अपनी प्रोफाइल एक कास्टिंग डायरेक्टर को भेजता है और क्या गलतियां एक एक्टर को कभी नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट टू गेट सम क्लैरिटी। Hi Parag sir, how are you? Excellent, Dinesh. How are you? I'm very good sir. My name is Dinesh Ithani. My height is 5'10". I can speak English, Hindi, Sindhi and Urdu as well. Sir, I want to know कि ये इंट्रोडक्शन में 10 सेकंड से how you can judge कि ये बंदा काम का एक्टर है या नहीं है। देखिए, पहले तो समझना ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन क्यों मांगी जाती है। मोस्ट पीपल मिस्टेक इंट्रोडक्शंस फॉर the casting director wanting to know their background and their experiences, and some actors overflow with their personal experiences and hobbies and all of that. I think introduction का main मायना ये है कि जब आप अपनी तस्वीरें भेजते हैं कहीं पे, आपकी तस्वीरें शॉर्टलिस्ट होती हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन मांगा जाता है आपकी फर्स्ट विजुअल लुक के लिए। क्या वीडियो और प्रिंट और वीडियो एक अलग, दोनों अलग मीडियम्स हैं। तो आपकी वीडियो में लुक कैसी है वो देखने के लिए CD आपसे मांग रहा है। अब वो आपने 10 सेकंड में भी CD is casting director, right? CD is casting director, ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। बट CDs will always want to just grab a look at maybe how you look, and once they know how you look, then it's about maybe how you speak. Acting na is about your physical endurance and your mental capability. Please explain this. Mental capability लोग बहुत यहाँ पे अंडर वैल्यू करते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। मेंटल कैपेबिलिटी ये है कि आप इंसान जो, मतलब ह्यूमन साइकी जो है वो किस पे काम करती है। रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड, बराबर। अभी रिस्क और रिवॉर्ड ये है कि अगर आप रिस्क लेते रहोगे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाओगे और वो नेगेटिव इमोशंस टेक ओवर कर लेंगे। राइट। एक्टर्स 100 ऑडिशंस देते हैं, उनको 2 काम मिलते हैं। जब एक एक्टर कंटिन्यूसली ऑडिशंस देता है और आपको कुछ मिलता नहीं है ना, हर जगह से, आधे जगह से आपको रिप्लाई भी नहीं मिलता, राइट, है ना, कि वी विल लेट यू नो, और वी विल लेट यू नो के बाद कोई मैसेज नहीं आता, शूट डेट निकल जाती है ना। आधी जगह वो है जहाँ पे आप ऑडिशन कर रहे हैं लेकिन आपका मल्टीपल टाइम्स ऑफ ऑडिशंस करने के बाद भी आपको कुछ मिल नहीं रहा वहाँ से, ना आपका शॉर्टलिस्ट हो रहा है,
है ना. आप ये एफर्ट डालते रहते हो एज एन एक्टर, इवेंचुअली आपका माइंड रस्ट हो जाता है. देन दैट डेस्परेशन कम्स इन, विच इज नेक्स्ट स्टेज के कोई भी नया ईमेल आईडी दिखा, आप अपना पूरा प्रोफाइल भेज दो. Okay. From that, the desperation comes in where you don't even want to say hello to a casting director on WhatsApp. At odd hours sometimes, you just want to blast your profile across to them कि मतलब हमारी जिम्मेदारी एज एन एक्टर कि हम भेज दें यार, चाहे वो रात के 2 बजे हो या संडे को सुबह 5 बजे हो, भेज दो बस. क्योंकि WhatsApp फ्री है तो वो लोगों को नहीं कुछ लगता नहीं है कि यार, और ये ऐसी फील्ड है ना यहाँ पे हमें लगता है कि यार ठीक है ना 2 बजे भेज दिया तो क्या है. Okay. क्या नहीं है. आप यूजुअली देखोगे कि ऐसे लोगों को रिवर्ट्स आएंगे ही नहीं कभी. मैं बस इस मीडियम के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर भी एक इंसान होता है, उसकी भी पर्सनल लाइफ होती है, उसको भी लो डाउन टाइम चाहिए रहता है टू, बिकॉज मेंटली ड्रेनिंग जॉब है दिनेश. बट आई अंडरस्टैंड वन थिंग सर, बट जैसे यू आर अ CD कास्टिंग डायरेक्टर, आपको बहुत मैसेज आते हैं, सबको रिप्लाई कर पाते हैं आप? 2 से 3 दिन लगते हैं. मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ मैं किनको रिप्लाई नहीं करता. ओके. एक वो लोग हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट नहीं समझते. ओके, सो नंबर 1 इज कि फर्स्ट बताओ अपने बारे में. हाँ, मतलब एक आप पहले तो पूछो, हाय हेलो करो, आई एम एन एक्टर, आई वांटेड टू सी इफ इट्स ओके इफ आई कैन फॉरवर्ड माय प्रोफाइल टू यू ऑन व्हाट्सएप. मैं अपनी प्रोफाइल आपको भेज सकता हूँ क्या आप अपनी व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट करते हैं प्रोफाइल, या आप अपने ईमेल आईडी है कुछ आपका, या आपकी कोई टीम मेंबर है या टीम मेंबर है जो आपको जिनको मैं प्रोफाइल भेज सकता हूँ. अंडरस्टूड. है ना. या तो एक प्रोसेस होता है. वो जो लोग होते हैं जो बिना हाय हेलो पूछे, बिना कुछ इंट्रोडक्शन करे अपना प्रोफाइल बॉम्बार्ड कर देते हैं, और वो जेनेरिक प्रोफाइल है जिसमें आपके बारे में 200 चीजें लिखी हुई हैं आपके जन्म से लेकर अभी तक. है ना. वो कैसे रेलेवेंट है मेरे लिए. तो मैंने आपको बोला ना, मेंटली ड्रेनिंग जॉब है. कास्टिंग डायरेक्टर की टाइमिंग, ऑफिशियल टाइमिंग्स भी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर पीपल जो आपको सीधा कभी भी कितने भी बजे कॉल कर देंगे. हेलो सर, आई एम एन एक्टर, सर मैं कुछ चल रहा है क्या मेरे लायक. ये कॉल्स आते हैं आपको यूजुअली? अरे बहुत मतलब अच्छा. ऑन अ डेली बेसिस पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं. ओके. अब आप जब किसी को कॉल करते हैं, मेरे लिए कुछ चल रहा है, मैं आपको जानता नहीं, मुझे नहीं पता आप 18 साल के हैं या आप 80 साल के हैं, मैं आपको कैसे जवाब दूं. और हो सकता है कि मैं किसी मीटिंग में हूं, हो सकता है कि मैं कहीं बैठा हूं, मैं नहीं कॉल रिसीव करूं, या हो सकता है कि अननोन नंबर है, मुझे भी काम चाहिए एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, मैंने अननोन नंबर उठा लिया है ना. तो वो पोलाइटली, आप मेरे को 16 साल हो गए हैं, अभी 16 साल में पोलाइटनेस मेंटेन करते रहना अपना एक अलग टैलेंट है. उसके लिए आपको उतना पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं एक एक्टर भी हूं. मेरा भी वो आज भी मेरा वो वही टाइम है कि मैं भी आज कंटिन्यूसली रीच आउट कर रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर्स को. मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जवाब मिले. मुझे जवाब मिलने लग गया है अब, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि एक सर्टेन आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट रिस्पॉन्सेज. सैडली यहाँ पे मैंने क्या देखा अपने एक्सपीरियंस में कि हम लोग सिंपल चीजें भूल जाते हैं और हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चले जाते हैं. राइट. अगर हम बेसिक्स क्लियर रखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, टुडे इज द मोस्ट मैजिकल टाइम फॉर एन एक्टर टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. क्या ये सही टाइम है एक्टर के लिए मुंबई आने के लिए? यू थिंक इज द राइट टाइम? यार देखो, अगर सीरियस हो तो काम तो बॉम्बे आके ही होगा. नंबर 1. सेकेंड, देयर इज नो सर्टेन फिक्स्ड फॉर्मूला कि आप आ जाओ और 6 महीने में काम बन जाएगा. मैंने देखा है लोगों का काम 2 महीने में बनते हुए भी, और मैंने देखा है कि 20 साल भी लग जाते हैं टू अटेन दैट काइंड ऑफ. तो जिनको 2 महीने लग रहे हैं, जिनको 20 साल लग रहे हैं, क्या डिफरेंस है उस 2 महीने वाले में और 20 साल वाले में? एक तो आपका थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है, क्योंकि एक है मेंटालिटी जो हर्ड मेंटालिटी है, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत है. कि अगर एक ऑफिस के बाहर 200 लोग खड़े हैं तो मतलब वो ऑफिस सही है. ऐसा नहीं होता. जो आपको दिखता है ना, वो होता नहीं है. ओपन इंट्रोडक्शंस में बहुत बार अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बोलता हूँ और लिखता हूँ. मैं जब भी आरामनगर में अपने ऑफिस आता हूँ, बहुत टाइम मुझे दिखता है कि बम्बई जैसी गर्मी में एक ऑफिस के बाहर 150 लोगों की लाइन लगी हुई है. आप मुझे ये बताएं कि ओपन इंट्रोडक्शन फॉर एन एक्टर, आप उनको समय तो दीजिए. आप एक एक्टर से पूछें कि ओपन इंट्रोडक्शन में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. कोई एक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो वहां 200 लोगों के बीच में खड़े होके मुझे सही तरीके से बात की गई है मुझसे और मुझे सही तरीके से टाइम दिया गया है, तो मैं कास्टिंग छोड़ दूंगा. ऐसा नहीं होता. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जो ऑब्वियस दिख रहा है ना आपको, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए करेक्ट पाथ हो. एज एन एक्टर, ये एक बिजनेस है.
एज एन एक्टर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए अगर आपको यहाँ से ब्रेड एंड बटर, आपको यहाँ से लाइवलीहुड बनाना है तो। नहीं तो काम बहुत है दिनेश, काम यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन क्या आप एक एक्टर, ऐसे एक्टर होना चाहते हो जो कांस्टेबल का रोल कर रहा है और 30 में से 25 दिन काम कर रहा है, लेकिन 25 अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसकी लाइन वो 2 ही है, आप जा सकते हैं। और यू वांट टू बी एन एक्टर हु इज डूइंग performance oriented shows or cinema, and you're getting to do what you stepped in it for, which is exploring the field and exploring the process and doing various characters, maybe doing a Bhojpuri accent in one and doing a Punjabi in the other one. So that's what I follow. तो you're saying कि casting इतना जरूरी है कि फिल्म को वो शाइन करा सकता है? Obviously यार, हर एक मतलब एक वन डे एक्टर या एक डायलॉग के एक्टर का कास्टिंग भी उतना ही जरूरी है जितना लीड का है। Okay. आप जब एक ओवरऑल प्रोजेक्ट देखते हो, आपको ग्रिपिंग क्यों लगता है? क्योंकि हर एक सीन में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इज इट अ क्रिएटिव प्रोसेस बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर? यू थिंक इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस? जिधर आपको इज्जत मिल रही है वहां क्रिएटिव प्रोसेस है, जिधर आपको इज्जत नहीं मिल रही है आप मैन पावर सप्लायर हो। ओके। जैसे आप प्रोजेक्ट्स में जिनमें आप जैसे यू नो आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट इन टेलीविजन। ओके। जब मैं टेलीविजन करता था तो वहां पे हमारी कोई पूछता नहीं था कि आपको क्या पसंद है, हु डू यू थिंक यू नो इज ग्रेट, क्या रिकमेंडेशंस है। वहां मेरा काम होता था कि मैं नंबर्स में ऑडिशंस करूं और नंबर ऑफ ऑप्शंस आगे हम लोग भेजें। ओके। और वो प्रोसेस एक टीवी शो के लिए लगभग 3 से 4 महीने चलता है। आप समझ रहे हो, ऑन अ डेली बेसिस आप अगर 20 लोग भी ऑडिशन कर रहे हो तो इट्स अ वेरी बिग नंबर, उसमें से एक ही कैरेक्टर है यार। Right. वहां मैं अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर बोलूं तो मेरी फुलिशनेस है। वहां मुझे जितना काम एटलीस्ट मैंने किया है, मुझे नहीं लगा कि मेरे को कोई भी क्रिएटिव वहां पे यू नो फ्रीडम मिला, कुछ फ्रीडम मिला, कुछ से थी मेरी नहीं थी बिल्कुल भी। और आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट अब जब मैं एक फेस्टिवल फिल्म वाले डायरेक्टर की फिल्म कास्ट करता हूं तो वो मुझसे हर एक एक्टर के बारे में पूछते हैं। ओके। पर आपको क्या लगता है, यू नो ऑडिशन अच्छा है बट क्या वो यू नो दैट वो डेप्थ है क्या? क्योंकि ये ऑडिशन तो एक ही सीन से किया है, लेकिन आगे जाके इसका ग्राफ और इसका रेंज और इसकी लेयरिंग बहुत है कैरेक्टर में, तो क्या ये सीजनड है इनफ टू बिल्ड दैट कैरेक्टर फॉर मी? ओके। क्योंकि देखो यार, डायरेक्टर जब फेस्टिवल फिल्म डायरेक्टर होता है, फीचर बना रहा होता है, या एक नॉट वेरी बिग नेम होता है, या करियर में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके लिए हर एक फिल्म का, अपनी फिल्म का हर एक सीन इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पे ना जब हमें वो इंपॉर्टेंस मिलती है ना, तो हमारा भी यू नो एक मोटिवेशन जाग जाता है कि यार ये बंदा मुझ पे भरोसा कर रहा है, मेरे कहने पे ये हाँ या ना कर रहा है, तो यार यहाँ पे मुझे ना अपने काम से फिर गद्दारी नहीं करनी, यहाँ मुझे फिर सब बैठ के देखना है। चाहे तो अगर एक्टर, मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्रीफ में प्रॉब्लम होती है, एक्टर में प्रॉब्लम नहीं होती जितना मैंने देखा है। अगर ब्रीफ जो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता है, क्योंकि असिस्टेंट ने जो ब्रीफ दिया, मे बी सीडी ने असिस्टेंट को ढंग से समझाया नहीं, ओके, मे बी असिस्टेंट ने अपना कुछ पार्टी करते हुए फोन पे ब्रीफ दे दी। बट सर फिर ये जो पूरा प्रोसेस है ये फिर अनऑर्गेनाइज नहीं हो गया कि ये पूरा इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। आप कॉर्पोरेट्स को निकाल दो, जायंट्स को निकाल दो, आप 80% ऑफ द बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर्स की। हमारा अमाउंट ऑफ डेट जितना है, आज मेरे पास एक जैगुआर एक्सएफ खड़ी होती बाहर और एक शायद बैंड्रा में बैंड स्टैंड में मैं आराम से सी फेसिंग घर में बैठा होता। जितना बैड डेट है ना मेरा, जितना पैसा मैंने एक्सेल में कमाया है ना, उतना उसके हाफ भी मैंने एक्चुअल में नहीं कमाया। ओके, क्योंकि दिस इज द डायनामिक्स, इट्स अनऑर्गेनाइज्ड। देयर इज नोवेयर वी कैन गो। आई हैव plenty of bounce checks in my car right now, which I've not been able to do anything about it. These are producers who made us we put the work in for them 2 months, 3 months, and usually हमें क्या है कि I'm not a very big name in the casting industry. I'm not the top casting director. तो मुझे कोई एडवांसेस देता नहीं है। मेरा काम होने के बाद मुझे पैसा मिलता है। ओके, और ये बहुत बार हुआ है कि वो चेक, बहुत बार हुआ है, काम करवा लिया लोगों ने, हाँ, और चेक भी दे दिए हैं, हाँ, और फिर वो चेक बाउंस हो जाते हैं। सर व्हाई लाइक आर्टिस्ट इतना पावरलेस क्यों है कि अगर यू बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो ये तो होता होगा एक्टर्स के साथ भी। ये वही तो, तभी तो हमारी
तभी तो ये, जैसे अब हम जब प्राइवेट टैलेंट में काम करते हैं, हमारी एज एन एजेंसी अगर मैं आपको कहीं भेज रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक पेमेंट पहुंचे, राइट. बट एवरीबडी is not willing to take that responsibility, which is the sad part. Right. Which again leads to the addition in the mental distraught and the mental frustration in an actor's mind कि साला पहले तो काम नहीं मिलता, काम ढूंढो, आधे स्कैमस्टर हैं, उसके बाद काम मिल जाए, काम जब मिल रहा है उसमें भी खर्चा आप अपनी जेब से कर रहे हो, अपना ट्रैवल कर रहे हो, अब शूट मिल गया तो अच्छा दिखना है, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, जिम ज्वाइन कर रहे हो, खा पी रहे हो अच्छा, यू नो, यू न्यूट्रिशनिस्ट कंसल्ट कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योरसेल्फ बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू परफॉर्म गुड. आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें, और फिर आप भिखारियों की तरह फोन करते हो प्रोडक्शंस में, सर पैसे दे दो सर, सर पैसे दे दो सर, सर बहुत टाइम हो गया है सर, पैसे दे दो सर. एक एक्टर कहाँ जाए, you know, एक एक्टर कहाँ जाए? There is Cinta obviously, but nothing is an immediate resolution for an actor. एक्टर को प्यार से बात करनी पड़ती है. प्रोड्यूसर ने 90 दिन बोल के 180 दिन में पैसा नहीं दिया है, बट एक्टर नहीं बोल सकता कि सर 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 आप मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, आपको आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर दूंगा. एक्टर कभी बोल सकता है ऐसा? यहाँ पे प्रोड्यूसर बोलेगा भाई तू जा ना, दूसरे को लाता हूं मैं. ये एक प्रॉब्लम इसकी वजह से है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, विच इज द नंबर ऑफ पीपल ट्राइंग आउट, राइट, यू नो हियर. जब वो नंबर इतना होता है तो एक नहीं करेगा तो दूसरा कर लेगा. until unless you become a name in the industry where people can't afford to mess with you. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है कि लीड का पैसा क्लियर हो गया है क्योंकि वो नोन है, और जो बेचारा 2 डे 3 डे करके गया है उसको, जिसका 5,000 का बजट भी नहीं है, उसको रुला रहा है प्रोडक्शन हाउस. यू सेड सिंटा भी कोई ऐसा इमीडिएट हेल्प नहीं करता है यार. मतलब मैं बहुत बार फंसा हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स में, मैं बहुत बार मेरे एक्टर्स फंसे हैं. इमीडिएट रेजोल्यूशन कहीं से नहीं है. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस वेयर वो यू नो सेटलमेंट होता है, एंड यू नो वो सिंटा का मानना ये है कि प्रोडक्शन से वो लोग बात करते हैं, फिर वो एक्टर्स से बात करते हैं, फिर वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं, राइट. बट वो बहुत लंबा प्रोसेस है. पर एक्टर भी डरता है ना कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वही प्रॉब्लम है ना दिनेश. लेकिन एक्टर को उतना समझना पड़ेगा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर के या एक प्रोडक्शन हाउस के या एक प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करने से आपके करियर में कोई दुविधा नहीं आएगी. बहुत लोग हैं, अगर आप मेरे साथ ठीक हो, आपने बाहर कोई भी कांड किया हो, मुझे क्या करना है यार, मेरे साथ आप अच्छे हो, मेरा काम आप प्रोफेशनली कर रहे हो, मेरे सेट से कंप्लेंट नहीं आ रही आपके लिए, तो ऐसा नहीं है. कोई एक कास्टिंग डायरेक्टर दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर को फोन करके नहीं बोलता यार इसको कास्ट मत करियो, इसने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी है. अरे मुझे क्या करना है, तुम्हारे साथ करी है तो यार तुमने कुछ किया होगा तभी करी होगी ना. ऐसा ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, 2 हाथ चाहिए होते हैं. तो अभी पॉइंट ये है, एक्टर को उतना तो समझना पड़ेगा. सर मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट आप भी. इज इट फेयर और इज इट अनफेयर? क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स खुद को ही कास्ट कर लेते हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज पुश नहीं करते हैं, क्योंकि एट द एंड आप और मैं भी इंसान ही है. अगर आपके पास कुछ कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आई है तो आप मुझे, इन्हें, अपने फेलोज को बोलेंगे, राइट, दोस्तों को बोलेंगे कि यार इसमें ऑडिशन दे दो. कितना फेयर है कास्टिंग इंडस्ट्री? मुझे लगता है कि आप अगर क्रेडिबल एक्टर नहीं हो तो आप चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप प्रोड्यूसर के लड़के हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको शायद एक बार तो काम मिल जाएगा, बार बार नहीं मिलेगा. इतना मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई चाचा ताया प्रोड्यूसर नहीं है या डायरेक्टर नहीं है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी बिना ऑडिशन के आप कास्ट नहीं होंगे. ओके, मतलब इतना फेयर रहता है कास्टिंग इंडस्ट्री. देखो यार, जब एक पिक्चर या एक वेब सीरीज बनती है ना, उसमें करोड़ों रुपए लगता है, राइट. और अब अगर वेब सीरीज किसी अच्छे प्लेटफॉर्म की हो तो उनकी इंटरफेरेंस भी बहुत रहती है. सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी अप्रूव नहीं होते बिना ऑडिशन के. अच्छा. लीड्स तो दूर की बात है, ऑब्वियसली अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी बिग नेम, आपका बहुत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मार्केट में है, तो ऑडिशन नहीं होगा आपका. मैं बात कर रहा हूँ, अगर पंकज त्रिपाठी आज कहीं काम करते हैं तो वो ऑडिशन नहीं करते होंगे, जितना मेरा मानना है. या शायद वो ऐसे हैं कि वो आगे से बोल देते हो कि यार ये थोड़ा अलग लग रहा है कैरेक्टर मुझे, इसमें एक बार करके देखते हैं कैसा होगा. और मुझे लगता है कि अब वो स्टेज पार कर चुके हैं कि उनको ऑडिशन करना पड़ता होगा. बट कोई भी इंसान जिसका उतना सक्सेस नहीं है अभी, वो बिना ऑडिशन के फॉरवर्ड नहीं जा सकता. Okay. आप चाहे अभिषेक बैनर्जी का एग्जांपल ले लीजिए, आज वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कास्टिंग बे इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग एजेंसीज दैट वी हैव हियर. तो दोनों जगह एक्सेल कर रहे हैं वो.
बट क्या अभिषेक को काम मिला था क्योंकि वो सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर थे और अच्छे एक्टर नहीं थे? अगर अच्छे एक्टर नहीं होते तो अभिषेक बैनर्जी वुड हैव बीन हिस्ट्री आफ्टर द फर्स्ट फिल्म. Understood. But if you have seen that guy leading films after films, there is a reason, because he is very well aware of the craft. Also, casting आपको जितना immensely help करता है एक्टिंग के प्रोसेस में, वो अंडर एस्टिमेटेड है. क्या हेल्प करता है? अगर मैं एक्टर हूँ, क्या मुझे कास्टिंग करनी चाहिए? कास्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए का एग्जाम्पल मैं मतलब उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बट हेल्प आपको इसलिए करता है क्योंकि आप प्रोसेस को थोड़ा डीपली समझ पाते हो. ओके. आपको पढ़नी पड़ती हैं स्क्रिप्ट्स, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इवन आप कास्टिंग असिस्टेंट या कास्टिंग इंटर्न ही क्यों ना हो, आप अगले इंसान को कैसे समझाओगे अगर आपको ही नहीं समझ आया तो. लेकिन अगर आप एक कास्टिंग डायरेक्टर हो या असिस्टेंट हो या इंटर्न भी हो, तो आपको बहुत सारी ब्रीफ्स देनी पड़ती हैं. राइट. एक्टर्स को ऑडिशन मंगवाने के लिए. तो एक तो आपकी हैबिट बन जाती है बाय डिफॉल्ट ही या बाय फोर्स कि आपको पढ़ना ही है स्क्रिप्ट्स. और फिर आप समझते हो कि इसमें ये क्या करना है, क्या इमोशन है, क्या लाइन है, क्या कैसे बोली जाएगी, कितना ठहराव चाहिए, कितनी लाउडनेस चाहिए, कितना सटल चाहिए. आपको समझ आती हैं ये बातें, है ना. Okay. उसके बाद जब आप ऑडिशंस देखते हो, अब एक कैरेक्टर है अगर प्राइमरी, उसके लगभग 15 से 20 ऑडिशंस होते हैं मिनिमम, अगर एक सेंसिबल कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कर रहा है तो. शॉर्टलिस्टेड टेस्ट जो होते हैं. अब आप अगर वो कास्टिंग असिस्टेंट हो और आप साथ में एक एक्टर भी हो, तो आप एक परफॉर्मेंस को 20 तरीके से देख रहे हो, क्योंकि हर कोई अपना कुछ अलग फ्लेवर देता है. राइट. है ना. तो आपका माइंड इवॉल्व होता है. ओके. आप में ठहराव आता है, आपको रेंज पता चलती है. Why casting interns are paid so less? And I know कि internship है, but I'm talking about top notch casting directors. जहाँ मेरे दोस्तों ने बहुत काम किया, and they're saying कि यार even after working for like 2, 3, 4 years, we are getting like 20K. यार ऑनेस्टली मुझे उतने बड़े स्केल का नहीं पता, बट कास्टिंग फीस और कास्टिंग ओवरऑल, अगर आप सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर हो तो आपको जो फीस मिल रही है आप उसमें गुजारा कर रहे हो. राइट. अभी बिकॉज इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इनफ्लो ऑफ एक्टर्स कितना है. अगर अब हर कोई एडवांटेज देता है ना. अगर आप एक एजेंसी हो जिसको उतना स्पेंड नहीं करना है, तो लॉट ऑफ एक्टर्स आर विलिंग टू कम एंड लर्न. आप ये हर जगह होता है, आपको सिर्फ इस इंडस्ट्री का नहीं. 2, 3, 4 साल के बाद 20-25 हज़ार तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कम हो गया. बट मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कहीं भी आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे घुसते ही 20,000 मिल जाए, 25,000 मिल जाए, नहीं होता यार. आजकल MBA वाले 30,000 की नौकरी कर रहे हैं MBA करने के बाद. सर जैसे आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, ठीक है. मुझे लगता है कि ठीक है, स्ट्रक्चर की बात हम छोड़ देंगे, स्ट्रक्चर्ड नहीं इंडस्ट्री, बट इवन अ पर्सन जो मुंबई में रह रहा है, एक लड़का है जो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है और वो इंटर्नशिप ज्वाइन करता है, paying 10, 20, do you think he will be able to survive in 20,000? But that is why you're also that person is mostly an actor. Right. They're trying to venture out and get money from other places also. Right. मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो, आप फर्स्ट ईयर में ब्रेक इवन कर जाते हो क्या? नहीं. आप अगर कुछ धंधा शुरू कर रहे हो, आप पैसा लगाते हो, आप ऑफिस लेते हो, आप 10 चीज़ें करते हो, स्टाफ हायर करते हो. राइट. यू हैव टू गिव सम टाइम, मुझे लगता है आज के सिनेरियो में. और आई कंप्लीटली अग्री कि पेमेंट कम है. यूजुअली पेमेंट कम ही होती है चाहे कितना भी बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हो. लेकिन वो इसी वजह से है कि आपको कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी अगर अपॉर्चुनिटी दे रही है, आके हमारे कंपनी सीक्रेट्स सीखो और इंडस्ट्री सीक्रेट सीखो, क्योंकि कुछ छुपता नहीं है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो. दे विल टेक दैट मच एडवांटेज वेयर they won't pay you, they'll pay you a stipend for 3 months, 6 months, and then they will probably talk about a salary which is also 15, 20, 10, 15, 12, 20,000 rupees. वही है. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि वो बता के चलते हैं कि हम एक्टर हैं, वो साथ में अपना हसल जारी रखते हैं. पैरेलली आपको एक एड शूट भी मिल गया तो आप 20,000 कमा रहे हो या 15,000 कमा रहे हो, जो एवरेज आउट है ना. आपने 2 जॉब्स भी अगर कर लिए तो आप 40,000 वहाँ से आ रहा है, 15-20 हज़ार आप यहाँ से ले रहे हो, 60,000 रुपये होता है. उसके लिए आपको 2 दिन ही निकालने हैं महीने में. राइट. है ना. लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कितना अर्ली ऑन है, कितना एकदम ही फ्रेशर है, सडनली काम कैसे मिले, वो भी है. लेकिन ये
किसी भी इंडस्ट्री में होगा, नए लोगों को हमेशा लोअर सैलरी पे ही रखा जाएगा, स्पेशली बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. बट सर आई फील कि इसका रीज़न ये है कि कास्टिंग इंटर्न इज ऑलवेज रिप्लेसेबल, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है एक्टर्स की. वही है ना, इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू नंबर ऑफ पीपल. राइट. एक्टर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल पाता है? बहुत एक्टर्स हैं. क्योंकि बहुत एक्टर्स हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल जर्नी. कैसे स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ? क्यों एक्टिंग ही क्यों? लाइक यू कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली आई अज्यूम. यार देखो, मुझे लगता है कि क्रिएटिव कीड़ा पहले से था. Okay. है ना. 16 साल का मैं था, मुझे याद है. मुझे मेरा पहला मॉडलिंग गिग मिला था दिल्ली में. ओके. मैं कंपनी से जुड़ा वहाँ पे. और ये गिग कैसे मिला आपको? मैं एक फैशन इवेंट पे गया था. ओके. एक अर्बन पिंड करके एक जगह होती थी बैक इन द डेज इन जीके. ओके. तो वहाँ एक फैशन नाइट होती थी. और मैं ऐसा नहीं दिखता था पहले. मेरे लंबे सिल्की बाल थे और एक आँख बाल कवर करती थी और थोड़ा सा इंटरनेशनल वाइब्स वाला जोन चलता था मेरा वहाँ पे उस टाइम पे. तो मुझे और हाइट थी मेरी, तो मुझे लोग बोलते थे कि यार किट तुम ट्राई कर लो. तो वहाँ से ना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ. फिर जो मेरी कुछ मॉडलिंग एजेंसी के साथ मैं लोकली वहाँ दिल्ली में काम कर रहा था, वहाँ मुझे किसी ने बोला कि यार आप ना बाहर इंटरनेशनल भी जाके ट्राई कर सकते हो. मुझे लगा यार मतलब इंडियन मॉडल बाहर जाके क्या ही उखाड़ लेगा, तो पर एक दिमाग में कीड़ा तो आया. बट मैंने IILM लोधी रोड में कॉलेज है. ओके. मैं इंटरनेशनल बिजनेस BSc ऑनर्स कर रहा था वहाँ पे. फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हो चुका था. वो दिमाग में चुल तो आ गई कि यार एक बार क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई नहीं आएगा ईमेल्स का. तो मैंने बैठ के मॉडलिंग एजेंसीज इन UK, मैंने सारे एजेंसीज के नंबर्स और ईमेल आईडीज़ निकाले. ओके. वो ईमेल आईडीज़ पे मैंने अपनी प्रोफाइल भेजनी शुरू कर दी. बहुत कम रिस्पॉन्सेज आए, 2 या 3 मुझे लगता है 70-80 ईमेल्स करने के बाद. बट वो एक कंपनी मेरे साथ काम करने में बहुत इंटरेस्टेड थी. ओके. है ना. तो वो फिर पापा से बात करनी, पापा ने बोला यार पढ़ाई कर ले साथ में. हाँ. और तेरे को जो करना है तो कर. ठीक है. तो मैंने वो कंपनी को एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा कि मैं आऊँगा वहाँ पे. तो वहाँ से फिर मैं सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र अपने यूनिवर्सिटी से लेके गया UK रोहैम्पटन रिचमंड में. मैंने अपनी लास्ट 2 इयर्स ख़त्म किए एजुकेशन के, और वहाँ मैंने मॉडलिंग करी 2 साल. 2 साल का ही मेरा अग्रीमेंट था. अरे मतलब for somebody who was 19-20 years old, I was making a good amount of money. Like, and उतना कि you are able to finance more than that. But anyways, modeling था वो. Right. फिर 2 साल मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया. मैं थोड़ा सा होम सिक हो गया. कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, मैं वापस इंडिया आने से पहले ही इनफैक्ट मुझे MTV से फ़ोन आया. कैसा है? लाइक आगे से आया, you applied? उन्होंने एक्चुअली मुझे सीजन 2 में रीच आउट किया था. ओके. बट सीजन 2 में जैसे मैंने बताया, मेरी फादर की सिर्फ एक ही कंडीशन रही है हमेशा से कि पहले पढ़ाई कर लो. ओके. तो मुझे याद है जब इनका शूटिंग डेट था सीजन 2 का, मेरा सेमेस्टर फाइनल्स थे. तो उसका मतलब ये था कि 30 दिन गोवा में शूटिंग है, आपको सेमेस्टर फाइनल मिस करना पड़ेगा. तो वहाँ फिर माई फादर टुक हिज स्टैंड एंड सेड यार नहीं. तो वहाँ मैंने वो सीजन 2 छोड़ा था. तो सीजन 3 में मुझे इन्होंने दे वर काइंड इनफ, दे कॉल्ड मी अगेन. ओके. वो एक ऐसा टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं बीच में था. ना तो मैं इधर था ना मैं उधर था. इंडिया वापस आने का डिसीजन मैं बना चुका था. तो मुझे लगा यार व्हाई नॉट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और उस टाइम पे यार MTV स्पिट्सविला और रोडीज ना बहुत बड़ी चीज़ थी. मतलब इट वाज द थिंग. मुझे याद है विनिंग एपिसोड आने के बाद मैं GK में M ब्लॉक मार्केट में एक गेड़ा मारने गया था, कुछ शॉपिंग करने गया था. तो 3-4 लोग ना मुझे देख के मेरी गाड़ी के पीछे भागे थे. अच्छा. तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये रियलिटी शो का कितना बड़ा इम्पैक्ट है. स्पिट्सविला के बाद आप मुंबई आए 2011 जनवरी. राइट. फिर क्या किए यहाँ के? यार फिर देखो, 1 साल में ना 2 ऐसे प्रोजेक्ट साइन किए जिसमें प्रोमो शूट कर लिया, लॉक हो गए. टेलीविजन फिल्म? आपको टेलीविजन. ओके. आपको तैयारी करने को बोल दिया. हाँ. आप तैयारी कर रहे हो. और फिर वो प्रोजेक्ट हुए नहीं. 6 महीने लगभग मुझे लगे टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा.
ओके इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जा नहीं रहा था ऑडिशंस पे, मैं जा रहा था, बट मेरी फट ऐसी रही थी कि मैं ऑडिशन दे नहीं पा रहा था. मतलब मेरा टर्न भी आ जाता था तो और मैं लाइन से निकल जाता था. ओके फिर 10 के पीछे जाके खड़ा हो जाता था कि अगले में करूंगा, जान बना के. कॉन्शियसनेस बहुत थी. कैसे इनहिबिशंस ब्रेक की वो? कर करके यार, कर करके, मजाक उड़वा के, गंदे ऑडिशन दे के. मतलब मेरे बहुत सारे कास्टिंग दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अर्ली ऑन ऑडिशन किया था. हाँ. और मैं अग्री करता हूँ कि मैं पैथेटिक था उस टाइम पे. ओके मुझे ABCD भी नहीं पता थी और मैं अनप्रिपेयर्ड होके बस कैमरे के आगे चला गया था. अब जब वो मेरा काम देखते हैं और मुझे कोई ऐसे पुराने दोस्त से मैसेज आता है तो वो मुझे अपने में एक अचीवमेंट लगती है और वो मुझे मोटिवेट करता है. अब जो और यहाँ पे ना फर्स्ट इंप्रेशन में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज इसने गंदा ऑडिशन दिया है, ये गंदा एक्टर है, ये पूरी जिंदगी गंदा एक्टर ही रहेगा. राइट. लोग भूल जाते हैं कि लोग गिर के उठते हैं वापस, और लोग अगर सीखने की चाह हो तो बेटर हो सकते हैं. बट मेरे अपने दोस्तों ने मुझे यहाँ पे इतने मौके नहीं दिए. ओके 1 साल पूरा जो भी पैसा मैंने लंदन में थोड़ा बहुत कमाया था वो सब घुस गया यहाँ पे पहले साल में. ओके घर रेंट पे लेना था, एक्सपेंसेस बाकी थे. और मेंटली होता है, आप जब काम कर रहे हो तो ना आपको लगता है यार आप पैसा रोक के ना खर्चो क्योंकि आप काम कर रहे हो, रिलीज होगा आपको और काम मिलेगा. ये आदमी सोचता है. मैंने उस चक्कर में काफी पैसे उड़ा दिए 1 साल में. ये 1 साल में आते ही हुआ तो लाइक मेंटली वो होता ना कि यार मैं आया हूँ एक शो जीत के, लंदन से आया हूँ. यहाँ माई कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ गिर गया था. कैसे उठाया अपने आप को वहां से? यार वापस नहीं जाना था, समझ रहे हो, कि ये नहीं था कि कुछ, वो एक था कि कुछ करना है और रहना है यहाँ पे. क्योंकि ये समझ आ गया था कि यार आसान तो है नहीं. पहले साल में इतने बड़े 2 झटके लग गए, क्या होगा, क्या गारंटी भी है कि मिलने के बाद साला रिलीज भी होगा कि नहीं होगा. तो कैसे सस्टेन करोगे. तभी तो लोगों से फिर बात करनी शुरू करी, हाथ पांव मारने शुरू करे. मेरे एक मेंटोर थे उस टाइम पे, वो भी एस्पायरिंग डायरेक्टर थे. उन्होंने बोला पराग क्लोजेस्ट टू एक्टिंग कास्टिंग है, कास्टिंग कर लो. फिर मैंने अपना पहला जॉब जो कास्टिंग में था मेरा, जो यशराज फिल्म्स में था, मिस शानू शर्मा को मैंने असिस्ट किया 1 साल तक. कैसा था वहाँ पे कास्टिंग प्रोसेस? फेयर होता है, अनफेयर होता है? मुझे पता ही नहीं चला कास्टिंग प्रोसेस कैसा है वहाँ पे, क्योंकि मेरा काम था ऑडिशन करो और मैडम को दो. तो मैंने वही किया 1 साल. अभी मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बिकॉज एक्चुअल जो मीटिंग्स होती थी, जो कास्टिंग्स डिस्कशंस होती थी, वो अंधेरी स्टूडियो में होती थी. हमें अलाउड नहीं था अंधेरी स्टूडियो जाना. किसके ऑडिशंस लिया आपने? सभी के. few names की जो राजकुमार राव used to, I auditioned Kriti Sen and so many times. I have auditioned Ranveer Singh out of the 17 auditions that we did for Band Baja. So there's a thing in market कि रणवीर सिंह जो है, he comes from a very like a big background और वो पैसे देके हैं. Is it true or is it like यार हम लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट. मैं और श्रुति थे, श्रुति महाजन, एंड हम लोग थे वहाँ पे प्रेजेंट. यश जी रेकमेंड करते थे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो गिविंग इंसान थे. तो उनको बहुत सारे लोग पूछते थे, सर कुछ चल रहा है, सर आप, मेरा बेटा है, मेरा चाचा है, मेरा ये है, मेरा वो है. तो वो बहुत काइंडली ना, एक महेश जी होते थे हमारे आजीवासन में उस टाइम पे, उनको लिखवा देते थे उनके सेक्रेटरी फोन करके कि आज ये आएंगे. राइट. और तो लिस्ट होती थी हमारे पास जब भी हम जाते थे. तो वो रणवीर सिंह वाज आल्सो वन ऑफ दोज नेम्स. रीचिंग दैट लिस्ट, जो कि जिसमें बहुत लोग होते थे, टू गेटिंग द फिल्म ही हैड टू एक्चुअली ऑडिशन मल्टीपल टाइम्स विद मनीष सर, टू फॉर बिकॉज न्यू कमर थे वो भी उस टाइम पे. तो डिफिकल्ट था फॉर अ यशराज डायरेक्टर टू ट्रस्ट समबडी. But they were very sure they wanted a new person. But sir, I'm very curious here कि अगर मैं राजकुमार राव की बात करूँ या कृति सेन की बात करूँ, ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं राज, ठीक है, राइट? बहुत बड़े बने उस टाइम पे सब. उस टाइम नहीं थे, बट माई क्वेश्चन हियर इज कि इन सबका कुछ ना कुछ काम मैंने देखा है कि बिफोर ब्रेकिंग इनटू LSD, और तो उससे पहले राजकुमार राव, आई नो कि FTI है, FTI से आए हैं और कुछ ना कुछ काम देखा है. रणवीर सिंह इज द ओनली एक्टर कि कहीं ना कुछ काम दिखा एड में. देखो, अगर सीधा बिग बैनर फिल्म, अगर उसने अपने आप को प्रूव ना किया होता तो आप वो क्वेश्चन उठा सकते थे. बट आई थिंक मुझे किसी ने बताया था, आई डोंट नो कितना सच है ये, बट रणवीर वाज अ 5th or 6th AD in 1 or 2 of Karan Johar
राइट करण जौहर्स फिल्म, तो ऐसा नहीं है कि ही वाज अलूफ फ्रॉम द प्रोसेस. एंड यार ऑनेस्टली देखो, बैंड बाजा चली ना और उसने अच्छा काम किया ना, राइट उसके बाद उसने बहुत अच्छा काम किया ना, अगर क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो यशराज वाली फिल्म लीड में मिलती नहीं. हाउ वाज हिज फर्स्ट ऑडिशन जब आपने देखा? हाउ वाज ही एज अ पर्सन बैक देन? Still high on energy. He's not changed much. He was still pretty high on energy back in the days when we were there at the Yashraj studio, and till today he's the same. There is not much change in his energy. But ये है कि बैंड बाजा में जिस तरीके की एनर्जी उस कैरेक्टर से रिक्वायर्ड थी, he bought in that with great persistence. कोई एक्टर है, इतने कम ऑडिशन से 0 ऑडिशंस एक नया एक्टर को क्यों नहीं मिलते यशराज से? आई हैव सीन दैट कि मैंने कभी नहीं देखा मेरे आसपास किसी को यशराज से ऑडिशन आया या शानू शर्मा के वहाँ से ऑडिशन आया. बट वही है कि ऑडिशन इसलिए नहीं आता क्योंकि मे बी उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिफाइंड है. ओके, मे बी they have people that they want to sort of get on board. पता नहीं यार, जब मैं इन्वॉल्व था तो हम तो बहुत लेफ्ट राइट सेंटर ऑडिशंस करते थे और दिखाते थे. ओके, अब मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस है, मैं आइडिया नहीं है मुझे कुछ, मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ. बट ये है कि ज़्यादा रिफाइंड और बहुत सारे डायरेक्टर्स ओल्ड डायरेक्टर्स हैं, बहुत काम कर चुके हैं. तो काफ़ी टाइम डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है, अपने दोस्त यार होते हैं या अपने एक्टर्स होते हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया होता है. तो यूजुअली मुझे लगता है उतनी बड़ी फिल्म के स्केल में मेजर पार्ट्स गो टू एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स या दिखा हुआ जो हो, क्योंकि उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है और डायरेक्टर के साथ कभी काम किया हुआ है तो कंफर्ट जोन और एक वर्किंग इक्वेशन बेटर होता है. उसके बाद क्या किया आप? तो 1 साल में रियलाइज़ हो गया कि नहीं होने वाला है, एक्टिंग का तो यहाँ कुछ नहीं होगा मेरा. अब आए तो एक्टिंग के लिए ही थे, तो फिर सोचा कि अब छोड़ दिया जाए वो. फिर मैं वहीं दुविधा में था कि अब 1 साल और दे दिया कास्टिंग में. फिर उसी इंसान के पास गया जिसने बोला था कास्टिंग करो. अच्छा, आपके उसी का कॉलर पकड़ा और उन्हीं से पूछा फिर कि आप ही ने बोला था सर कि कास्टिंग कर लो. अब कर ली कास्टिंग, अब क्या करें? अब तुम कंपनी खोल लो. कंपनी खोलने थोड़ी आए यहाँ पे. बोला नहीं, रजिस्टर करने में कितना 4-5 हज़ार रुपये लगता है, कर लो. क्या पता कुछ आ जाए, तुम बड़ी बड़ी फिल्में करके आए हो, क्रेडिट है तुम्हारे उन फिल्मों में, तो क्या पता. बोला ठीक है, खोल लेते हैं. तो ब्राइव विद टैलेंट कास्टिंग का जन्म वहाँ से हुआ. ओके, और ये नाम कहाँ से है ब्राइव विद टैलेंट? क्या यार ये वो 1 साल में और आसपास देखते हुए देखा कि थोड़ा करप्शन है. तो ये कटाक्ष था कि हमारे यहाँ तो टैलेंट से ब्राइव करो, बाकी जगह तो. ये कंपनी मन से नहीं खोली गई थी, बट एक मोर ऑफ अ रिबेल फीलिंग थी. ओके, कि सही लोगों के ऑडिशन सही जगह पहुँचने चाहिए. कास्टिंग में ये प्रोसेस में पता चला कि बहुत टाइम पे आप ऑडिशन लेते हो, लेकिन वो करेक्ट जिसको डिसाइड करना है कि ये होना चाहिए मेरी फिल्म में या नहीं होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है. ओके, फिल्टर हो जाता है फॉर वॉट एवर रीज़न. फिर मैंने, बिकॉज मेरा क्रेडिट था फिल्म्स में और यशराज में जब आप होते हो तो सब आपको कहीं ना कहीं से जानते हैं. 1 साल इज़ अ गुड टाइम टू बी इन सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. एंड उसका थोड़ा सा एडवांटेज मुझे मिला. मुझे मीटिंग्स मिलने लग गई एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. मैंने 1-2 फिल्म्स क्रैक करी. राजीव खंडेलवाल की एक फिल्म थी, वो क्रैक करी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर. एक रामानंद सागर जी का प्रोडक्शन हाउस है, उनका ग्रैंडसन की लॉन्च फिल्म थी जिसमें हमने, हाँ, वो 15 करोड़ की फिल्म थी. ओके, और वो मुझे मेरे अर्ली ऑन करियर में, जब मैं आई थिंक 22 या 23 साल का होऊंगा, उसका कास्टिंग डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया. तो वहाँ मैंने एक्चुअली मेरा इवॉल्वमेंट हुआ. मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को, मेरे हिसाब से उस टाइम वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, उसमें परेश जी से लेकर अरशद वारसी सर से लेकर राज बब्बर, टीनू आनंद, राकेश बेदी, हिमानी शिवपुरी, नवनी परिहार जी, रिया सेन, बहुत एक्टर्स थे उस फिल्म में. मतलब जितने कॉमेडियंस आप देखते आए हो, वो लगभग काफ़ी कॉमेडियंस. क्या नाम है इस फिल्म का? रब्बा मैं क्या करूं. अच्छा, ओके. हाँ, वो फिल्म चली नहीं ज़्यादा. ओके, बट मेरे लिए वो पिक्चर बहुत बड़ी थी. ओके, वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ये करना है आगे, इसको थोड़ा परस्यू करना है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. अगर आपको अपने एक्टिंग करियर में करेक्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्टेबल. बट टेल मी वन थिंग सर, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, कि
मैं हूँ या कोई भी एक लड़का है मुंबई में, कास्टिंग कैसे स्टार्ट करे, वो कैसे क्लाइंट्स नए वो लाए, कैसे रजिस्टर करे कंपनी, कैसे ही हैव टू स्टार्ट अर्निंग? इतना आसान नहीं है। आपको या तो कहीं शुरू, आपको हमेशा आज की डेट में ट्रेंड है इंटर्नशिप का, तो आपको शुरू तो इंटर्नशिप से ही करना पड़ेगा। ठीक है, फेयर इनफ। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कास्टिंग का सी भी नहीं पता है। ठीक है। पहले तो समय देना सीखिए। अगर कोई धंधा शुरू करते हैं आप, अपना कोई प्रोडक्ट, ये आप बोतल बेचते हैं मार्केट में, आप सोचते हैं इसका प्लांट लगाऊंगा, आप रिसर्च करते हैं राइट कि आपके रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आप बॉटलिंग कहाँ से करवाएंगे, पानी कहाँ से आएगा, उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, तभी जाके तो कोई 10 रुपए देगा ना यार। राइट। पर होता क्या है कि आप ये सब कुछ करे बिना नहीं कूद सकते। तो फर्स्ट इंटर्नशिप करो किसी अच्छे सीडी के पास। आप पहले सीखो, टाइम देना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस को। आप सीखो कि कास्टिंग है क्या। ठीक है। काम करो 2-3 प्रोजेक्ट पे। काम करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। आप इंटरेक्शन करो एक्टर्स से। इट इज़ किसी भी कास्टिंग एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर के वहाँ पे सीखने को एम्पल नॉलेज होगा। आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है, आप कितना उसको कंज्यूम करना चाहते हो, वो आपके ऊपर होता है। जब मैं यशराज में था तो अपनी उम्र के हिसाब से मैंने बहुत मेहनत करी। उसका नेगेटिव भी था मेरी हेल्थ पे बहुत कुछ, लेकिन पॉजिटिव भी था कि दिमाग अर्ली ऑन बहुत सीख चुका था। मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा सीख चुका था, तो वो मुझे नेविगेट करने में मदद हुई। और वो फिल्म जब रब्बा मैं क्या करूं मिली और वो फिल्म करी, तो तुरंत मुझे टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउसेस से फ़ोन आने लग गए। तो वहाँ मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्चुअल सेंस में गेन किया। कितना कि यहाँ पे घर खरीद लिया? इतना? हाँ, घर खरीद लिया। क्या बात कर रहे हो? अर्ली ऑन घर खरीद दिया, आधे पैसे पापा ने डाले, आधे तो अभी टीवी में कुछ कास्टिंग में कुछ है? मैं जहाँ टीवी कास्टिंग तो हम छोड़ चुके हैं 5 साल से। अभी नहीं करते कास्टिंग टीवी नहीं करते अब लगा के हुआ टेलीविज़न का प्रॉब्लम ये हुआ मेरे साथ कि मैंने जिस वॉल्यूम से टेलीविज़न करना शुरू किया, मेरे ऐड वाले भाग गए। अच्छा। और मेरे फिल्म वाले भाग गए कि उनको लगा कि फिर टेलीविज़न में जो लोग काम कर रहे हैं ये उन्हीं को पिच करेगा। और कहीं ना कहीं आप माने ना माने कि देयर इज नो television actor or TV actor or film actor. An actor is an actor. Right. But that medium of television requires you to act a certain way. Because it is catering to a certain kind of audience. They want to see melodrama. अब ह्यूमन ब्रेन अगर 1 साल तक वही कर रही है कंटिन्यूसली, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट एक एक्टर की परफॉर्मेंस पे आता है इफ़ दैट एक्टर इज अपियरिंग फॉर अ वेब और अ फिल्म ऑडिशन। क्योंकि उस जगह पे रियलिज्म फॉलो होता है, और जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं सीन भी वैसे ही होगा। लेकिन उस मीडियम की डिमांड अलग है, तो वहाँ फिर मेरा दूसरा काम आना मुझे रुक गया। तो 2017-18 में आई थिंक कोविड आने से 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि एज एन एक्टर भी ना, जब मैंने इन 2-3 साल में काम किया थोड़ा बहुत, वो यूजुअली मैंने टेलीविज़न पे एपिसोडिक शोज़ किए। बट 2017-18 में टेलीविज़न ड्रॉप करने के बाद, छोड़ने के बाद, मुझे OTT का चस्का लगा। मैंने एक शो किया जस्ट कोविड लगते ही डाइस मीडिया के साथ। वो शो में मुझे बहुत ही बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। आई एम वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स देयर। आई प्ले नथिंग लाइक माई सेल्फ। इट्स अ कॉमेडी कैरेक्टर। कहाँ देख सकते हैं ये शो? आया नहीं है अभी तक। वो एक और स्ट्रगल है। अब वो शो शूट हुए 3-4 साल हो गए हैं, वो शो नहीं आया। और उसमें आज की डेट में OTT के बहुत बड़े बड़े नाम काम कर उस शो में है। तो उम्मीद है आएगा कभी। शो अच्छा बना है, क्लीन नीट कॉमेडी है, नॉन लीनियर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग है। सब 7 कैरेक्टर्स हैं, 7 को इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो वो शो जब मैंने किया ना, तो मेरा थोड़ा सा OTT की तरफ रुझान बढ़ गया। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ना ये खून लग गया है मुंह में मेरे, एक शो करके। अब मैं यहीं, ऐसा क्या था OTT में जो टीवी में नहीं मिल पाएगा? यही करना OTT में, ऐसा क्रिएटिव स्पेस था? क्या था ऐसा? एक अंतर था खाली, क्या करने दे रहे थे, स्पेस मिल रहा था। आपको क्रेडिबिलिटी मिल रही थी कि आप एक्टर हो, आपका ऑडिशन हुआ है, हमें पसंद आया है, इसीलिए आप सेट पे हो। तो अगर आप आके कुछ डायलॉग में ऊपर नीचे कर रहे हो तो आपका कैरेक्टर है।
तो आपको डायरेक्टर थोड़े से और ओपन है, मुझे लगता है। स्क्रिप्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, ज़्यादा रियल हैं। मैं कभी भी आप अगर मेरा टेलीविज़न में भी एपिसोडिक्स में काम देखेंगे, मैं बहुत सटल एक्टर रहा हूँ हमेशा से। मैंने कभी भी लाउडनेस या मेलोड्रामा को इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी एक्टिंग में। तो मेरे लिए वो स्पेस मुझे लगा कि आई कम होम। ओके। और मुझे लगा अभी बिकॉज मैं कास्टिंग में भी था, मैंने कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशंस होती हैं कि यार अब ये शो बन रहा है, ये शो बन रहा है, तो मुझे लगा था यार ये बूम तो होने वाला है, OTT बूम होने वाला है। तब से फिर मैंने OTT के पीछे लगना शुरू किया, फीचर फिल्म्स के पीछे लगना शुरू किया। उसके बाद मुझे वो शो तो रिलीज़ हुआ नहीं मेरा अभी तक। उसके बाद मैंने एक शो किया डिज्नी हॉटस्टार के लिए, जिसका नाम था 36 और मैना। ओके। उसमें मैंने कैरेक्टर किया मक्खन लाल त्रिपाठी उर्फ मक्खी। ओके। विच इज़ अगेन नथिंग लाइक मी, राइट, है ना। और ब्यूटीफुल डायरेक्टर थी, श्रद्धा मैम ने डायरेक्ट किया, जो आर्या पे एसोसिएट डायरेक्टर हैं। और उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंगली मुझसे बहुत कुछ अच्छा निकलवाया उस शो में। ओके। वो शो में जो मेरी लुक थी वो कॉमिक थी। मैं एक यूपी के गांव के MLA का PA था। ओके, बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि कैसे इस लुक वाले पराग चड्ढा को इमेजिन किया कि यार ये वहाँ फिट हो सकता है? अब उसी में तो गेम है। वो गेम ये है कि आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरीके के कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन कर रहे हैं एज एन एक्टर। ठीक है। मुझे याद है आज भी बहुत क्लियरली, जब मुझे मक्खनलाल त्रिपाठी, एक्चुअली मैम को मैंने अपना काम भेजा और मैम ने मुझे 3 कैरेक्टर्स भेजे। एक इंस्पेक्टर था, एक मक्खनलाल त्रिपाठी था और एक और कोई कैरेक्टर था। मैंने ऑडिशन तीनों अटेम्प्ट किए। ओके। लेकिन तीनों अलग अलग लुक में अटेम्प्ट किए। मक्खनलाल त्रिपाठी की लुक के लिए मैंने एक फ्रेंच बियर्ड रखी। मक्खनलाल त्रिपाठी अब साउंड ही कॉमिक है ना, राइट। हाँ। तो अगर, और मैं स्पेशली बिलीव करता हूँ बहुत स्ट्रांगली कि अगर आप एज एन एक्टर विजुअली कैरेक्टर लग पा रहे हो तो आपकी आधी परफॉर्मेंस में मदद तो वैसी हो जाती है। ओके। तो मैं हमेशा इसका सहारा लेता हूँ ऑडिशंस में, सारे टू ऑडिशंस। लुक लाइक द पार्ट। ओके। सारे में नहीं, अब एड्स में आप उतना मेहनत करना, थोड़ा हेयर स्टाइल कर सकते हो, बट मूंछ में जाना या फ्रेंच में रखना, एड्स में उतना आप यूजुअली एड्स में अपनी लुक जो है मेंटेन्ड, अभी करंट लोग उसी में काम करते हो। जब आपके पास ऐसा मौका आता है कि OTT है, प्राइमरी कैरेक्टर आपको अच्छा मिल रहा है, 25, 30, 40 दिन का आपका काम है, बिगर रिवॉर्ड है, बिगर रिवॉर्ड के लिए बिगर प्रेप भी ज़रूरी होती है। तो मुझे याद है कि मैंने फ्रेंच बियर्ड करी, मैंने बीच में से पार्टीशन निकाला, पानी लगाया ताकि एकदम चपट हो जाए बाल, एक डायरी पकड़ी। PA आप सोचते हो तो डायरी पकड़ते हो, राइट। तो डायरी पकड़ी ऐसे, और मैंने कुछ तस्वीरें खींची। उनको सबसे ज़्यादा ऑडिशन मक्खनलाल त्रिपाठी का पसंद आया मेरा। ओके। और उन्होंने मुझे एक बात बोली जिससे मेरा थोड़ा सा प्रोसेस में फेथ और अपने पे ट्रस्ट डेवलप हुआ, जो उन्होंने बोला कि लुक भी यही रखना पराग। ओके। तो मुझे समझ आया कि लुक भी आप पे छोड़ दिया कि यही रखना, जो करा है तुमने वही रखना। तो मुझे समझ आया कि डायरेक्टर्स आर ओपन टू, आई कैन एटलीस्ट लाइक गिव अ सजेशन। लेना नहीं लेना उनके ऊपर है। बट सरप्राइजिंग बात यह है, उस शो के बाद मैंने जो भी शोज किए हैं वो लुक मैंने डिसाइड किया और वो लुक रख लिया डायरेक्टर्स ने, क्योंकि आपने करेक्ट जोन में डिसाइड किया। ओके। तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ अभी मेरी ज़िंदगी में आजकल हो रही है जी। मैंने 10-12 महीने पहले एक पोर्ट्रेट शूट करवाया था। ओके। जिसमें जिस तरीके के किरदार मैं विश करता हूँ प्ले करने के लिए, वो मैंने फोटोशूट लुक्स अरेंज करके मैंने एक फ़ोटोशूट, सस्ता सा फ़ोटोशूट मैंने करवाया था। ओके। मज़े की बात यह है कि मैं आज की डेट में वो PDF या अपनी बुक में टिक मार्क कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ। नाइस। पर सर, ये जो पेशेंस की आप बात कर रहे हो, जो सब्र है कि 13 साल 16 साल आपने कहा, और अभी भी आप भाग नहीं रहे हो, यू हैव लाइक, आपको भरोसा है कि होगा, कहाँ से आता है? क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो 1 साल में ब्रेक हो जाते हैं। ये रियलाइजेशन से आता है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हो। बट दैट मैड बिलीफ कमिंग कि यार हो जाए कभी ना कभी। आई थिंक दैट इज नॉट द बिलीफ इन द इंडस्ट्री, दैट इज द बिलीफ इन माई सेल्फ। ओके। आई हैव लर्नड, फॉलन, ट्रिप्ड, क्राइड, broken, shattered enough
over the past few years with my work that now nothing can surprise me. Now the worst come worst, what will happen is I'll do less work. Okay. I'm okay with that. It's not running my house. Acting does not run my house. My house is run by my company, and that is what I am extremely serious and I give my time to it as well. वो मेरा bread and butter है. Okay. Acting मेरा passion है. Acting मैं तभी करूँगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता 2 सीन है 3 सीन है. अगर मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे लगता है कि ये स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट है. काला पानी में मेरा 5 दिन का शूट था यार. और ऑनेस्टली जब तक शो रिलीज नहीं हुआ जिस दिन तक, उस दिन तक मैंने किसी को सोशल मीडिया पे अनाउंस भी नहीं किया कि मैं काला पानी में हूँ. ये एक एक्टर का फियर होता है. राइट. काला पानी लॉन्च हुआ, मैं उठा, मैंने नेटफ्लिक्स लगाया, मैंने सारे एपिसोड्स फास्ट फॉरवर्ड पे देखे हैं ये देखने के लिए कि मेरे जो 4 सीन हैं वो हैं भी कि नहीं. स्पॉट तो मतलब मैं तो देख के बचने की पराग सर हैं ये. तुम पहचान गए ना, लेकिन मेरा फियर ये था इतने बड़े स्केल और इतने बड़े मैग्नम ओपस में क्या मैं ज़रूरी हूँ भी कि नहीं. 4 सीन 5 सीन हैं, क्या पता कट गए तो मैं डाल दूँ इंस्टाग्राम पे अपनी BTS और बाद में पता लगे BTS मेरी हो गई. तो फास्ट फॉरवर्ड पे वो एक्साइटमेंट नहीं थी, वो डर था. सीन फक ये वाला है, फक ये वाला है, फक ये वाला सीन है पोस्ट. वो डर में मैं रहता हूँ. अब मैं जैसे I'll share something very personal with you. प्लीज. अदृश्यम मुझे मिला, अदृश्यम लॉन्च डेट निकली और मैं बहुत एक्साइटेड था. पहले एपिसोड में मैं नहीं हूँ. दूसरे एपिसोड में मेरा 2.5 मिनट का सीन आया. ओके. वहाँ मुझे एक फीलिंग आई जिसमें मुझे अच्छा नहीं लगा. वो फीलिंग ये आई कि मैं शायद अभी भी बहुत दूर हूँ, क्योंकि हर एक दिन 5 शो लॉन्च हो रहे हैं. मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं उन 5 में से एक शो में एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. तो टू कम टू अ पॉइंट वेयर शो मेरे बारे में हो, still a long while to go. I realized and I think that is what keeps me grounded. एक reality check मैं अक्सर अपने आप को देता रहता हूँ. I want to know real पराग चड्ढा. मुझे पता पड़ा कि मैं जब मुंबई आ रहा था, बाय द वे मैंने आपको बताया इस बारे में, कभी नहीं बताया ना. मुझे मुंबई आ रहा था, आई वॉज वॉचिंग काला पानी ऑन नेटफ्लिक्स. और जैसे ही आपका कैरेक्टर आया, स्पॉट इट किया ये, क्योंकि राइटिंग अच्छी थी. तो लाइक कैरेक्टर अगर चार्जिंग का भी है तो होता है, हर कैरेक्टर का अच्छे से किया, स्टैंड आउट हो रहा था वो. और मैंने कहा पराग सर ही हैं. और मैं जैसे मुंबई पहुंचा, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर ऑफिस, आकाश की मीटिंग जो भी है फॉर द प्रोसेस. आपने मुझे बात कही थी उस दिन कि यार एनर्जीज मैच होती हैं बहुत, आप बहुत बिलीव करते हो इन सब चीज़ों में. आर यू अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन? स्पिरिचुअल मतलब मैं a lot of people who follow me, who know me, know that I'm inclined towards taking care of animals. Yeah. तो मेरा टाइम जो यहाँ अगर थोड़ा टाइम यहाँ से मिल पाता है तो मेरा समय जाता है टेकिंग केयर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स एंड माई ओन पेट्स. तो ये एनिमल्स को अटैचमेंट अभी आई है, शुरू से ही थी आपके? मेरी आंखें खुली और मेरे साथ मेरे मतलब मैं कभी बिना पेट के रहा नहीं हूँ लाइफ में. माई पेरेंट्स आर बिग एनिमल लवर्स. ओके. आई एम एनिमल लवर. माई गर्लफ्रेंड इज more intense than me. Okay. तो I think वो sense of responsibility towards taking care of voiceless for taking care of for feeding them meals यार. मतलब मैं ज़्यादा नहीं करता. मैं कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिनके साथ मैं कभी कभी रेस्क्यू कर लेता हूँ. Okay. कभी कभी मेरा इनफैक्ट मेरा एक डॉग बॉम्बे में जो है वो मैंने पवई के घर से रेस्क्यू किया था, दरवाज़ा तोड़ के. Okay. क्योंकि वो ब्रीडर ने गंदी कंडीशन में रखा था और पानी नहीं था और फैन नहीं था, वो सब था. तो वो मैं कभी कभी करता हूँ, बट मेरा मेजॉरिटी ऑफ टाइम जाता है अडॉप्शंस करवाने में. So ये आपका खुद का एक एनजीओ? मेरा एनजीओ नहीं है. आई वर्क विद वेरियस एनजीओज. PFA मेनका गांधी जी की हैं. उसके साथ मैं बहुत काम करता हूँ. मैं बहुत काम करता हूँ कहना सही नहीं होगा, मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमारी हेल्प करते हैं. पीटा इंडिया, मीत अशर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. जब भी मुझे एनिमल क्रूअल्टी का कोई केस होता है, मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी काम गाय. आई डोंट लूज माई शिट वेरी ऑफन, बट आई रियलाइज्ड ओनली when it comes to animals and cruelty, I don't realize what I'm doing. So I've beaten up people. Okay. I've had a case on me.
And everything has happened because I've seen cruelty happen. बट टेल मी वन थिंग सर कि जो क्रूअल्टी होती है एनिमल्स पे, अभी तक हमारे लॉस इतने पिछड़े हुए हैं कि हम लाइक हाउ टू रेज. आयरॉनिक वही है. आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक जानवर को अधमरा करके मार भी दो ना, तो आपको पुलिस 50 रुपए फाइन करके छोड़ देगी. ये वो पेपर है जो हमारे साइन हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले. राइट. आज तक ये एक पेपर साइन नहीं किया है किसी पॉलिटिशियन ने. इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी एक्सेस है करेक्ट लोगों तक. राइट. इट इज जस्ट अबाउट पासिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट. राइट. बहुत लोग, हम लोग, उसका हैशटैग है नो मोर 50. मैंने केसेस देखे हैं जिसमें, मतलब मैं नहीं बताना चाहूंगा उस बारे में बिकॉज वो मैं अभी रो पड़ूंगा, बिकॉज मेरे को ये चीज़ बहुत ट्रिगर करती है. ओके. आई हैव रेस्क्यूड डॉग्स. आई हैव, इट्स जस्ट weird to see how humans can be so evil to a voiceless animal. वो इंसान, जानवर आपको कुछ नहीं बोलेगा कभी भी. यहाँ तक कि आप एक शेर के सामने भी चले जाओगे ना, वो भी अननेसेसरली, जब तक आप उसको थ्रेटेंड फील नहीं कराओगे ना, वो भी आप पे अटैक नहीं करता. तो ये कुत्ता बिल्ली थोड़ी अटैक करेंगे. Right. ये सिर्फ अपने ह्यूमन लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे लोग निकालते हैं जानवरों पे, क्योंकि जानवर रिटेलिएट नहीं कर रहा है. यही जानवर अगर आपको काट ले, आप जानवर को इंजेक्शन लगवा के बीएमसी से उसको मरवा देते हो, पर ये नहीं देखते हो कि पहले किसने मारा था. जानवर का लॉयर नहीं है ना. तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं वेयर दे आर वेरी ट्रिगरिंग, यू नो, बिकॉज आई एम, इंसानों से ज़्यादा मुझे जानवरों से लगाव है, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेकर. और जितना मुझसे होता है यार, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, तो जितना मुझसे होता है, आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू एनिमल्स दैट आई फीड ऑन अ डेली बेसिस. उतना मैं कर सकता हूँ. मैं कभी कोई रेस्क्यू करता हूँ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू नर्स वन डॉग टू लाइफ. मैंने आपको बताया, मैं पिकल फैक्ट्री शूट कर रहा था मड आइलैंड में 30 दिन. पहले दिन मुझे वहाँ पे कुत्ता मिला गार्बेज में पड़ा हुआ, जो पपी था 1-1.5 साल का और अधमरा था. वो 2 दिन में मर जाता. अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता. तो उसका एम्बुलेंस अरेंज करने से लेकर उसको 8 महीने तक वर्सोवा में एक पेड एनजीओ में रखना, जिसका खर्चा 400 रुपये पर डे है. इट जस्ट टेक्स अ लॉट, यू नो. सो एट द एंड ऑफ इट, दिस इज समथिंग दैट रियली ट्रिगर्स मी. एंड वो एक कुत्ते को आई थिंक नर्स करने में वापस 2.5 से 3 लाख रुपए लगा. And I'm not in a position where, you know, these things can be easily taken care of. I understand. A lot of people are coming up who have compassion. Ratan Tata is making a 1 lakh square feet facility now. And, you know, for us, people who get affected and take care of animals, it's a blessing. But कोई platform है, कोई मेल आईडी है जिस पे हम क्रूअल्टी को रिपोर्ट कर सकें? प्लीज, मैं तो सबको, मेनका गांधी जी का, अंबिका शुक्ला जी हैं, मेनका गांधी हैं, PFA of Animals. Okay. They are present in every city. Okay. Numbers are available on Google. किस नाम से? People for Animals. Okay, PFA. Okay. प्लीज, आपको सोसाइटी प्रॉब्लम कर रही है, आपके पेट्स को लेकर, आपको खाना खिलाने में स्ट्रेस को कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, कोई क्रूअल्टी कर रहा है एनिमल्स के साथ, आप प्लीज ऑफिशियल कंप्लेंट PFA में डालें. राइट. नहीं तो 50 रुपए दो और छूट जाओ. आप वो नहीं करोगे तो फिर मतलब क्रूअल्टी होती रहेगी यार, और रुकेगी नहीं, और जानवर हमेशा will be on the receiving side of it. Right. We have to raise voice for the voiceless. I think, sir, we have to follow the compassion. And guys, please watch Adrishyam on Sony Live. And please follow Mr. Parag Chadda. And the company page is Bribe with Talent Casting. And if you're an actor, you want to share profile, kar do spam. Done. Thank you so much, sir. Awesome. It was great. मजा आया. अगर आपने यहाँ तक ये पॉडकास्ट देखा है तो थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. हम इसी तरीके से हर हफ्ते एक आर्टिस्ट को आपसे मिलवाएंगे इस पॉडकास्ट के द्वारा. एंड प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको और किस आर्टिस्ट से मिलना है इस पॉडकास्ट के द्वारा. साइनिंग ऑफ.